अब हमारे रियल नंबर्स चैप्टर का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम है। अब ये थियरम आपको एग्जाम में प्रूव करने के लिए नहीं आता, आपको ये नहीं बोला जाता कि आप इस थियरम को प्रूव करो, बट हाँ, इस थियरम को हमें आगे चल के अप्लाई करना है और जिस सम में अप्लाई करना है वो सम ऑलमोस्ट एवरी ईयर आता ही आता है। ठीक है, तो इस पर पहले ध्यान देते हैं कि ये थियरम आया कहाँ से, ये थियरम क्या है। ठीक है, अब ये मुझे थियरम कहता है इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए। ठीक है, अब ये करने से पहले एक बात पहले समझ लेते हैं। मान लो कि मेरे पास एक नंबर है 4, उसके मैंने फैक्टर्स लिखे 2 इंटू 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या, इस स्टेटमेंट में मैं बोल सकता हूँ कि ये जो 2 है ये 4 का एक फैक्टर है, बराबर। ये जो 2 है ये 4 का एक फैक्टर है। ठीक है, मीन्स 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4। ठीक है, अब इसी बात को 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, इसी बात को मैं दूसरे वर्ड्स में कह सकता हूँ 2 डिवाइड्स 4। ठीक है, तो 2 डिवाइड्स 4 और 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, ये दो अलग चीज़ें नहीं हैं, ये बेसिकली सेम ही चीज़ है। ठीक है, तो अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आता है तो दिमाग को सिर्फ ये स्टेटमेंट याद दिलाते रहना कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4। ठीक है, मतलब P यहाँ पे क्या है, इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। तो बेसिकली ये थियरम क्या कहता है, इफ P इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर देन P इज डेफिनेटली अ फैक्टर ऑफ ए। ठीक है, ये हमें दिखाना है इस थियरम में। अब देखो, मैंने आपको हर बार कहा है कि मुझे जब ऐसे कोई क्वेश्चन आता है, ऐसे कोई थियरम आता है जहाँ पे ए बी सी की बात की जाती है, एक्स वाई जी की बात की जाती है, तो वो मुझे इतना समझ में नहीं आता। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे समय में हमेशा अपने कुछ वैल्यूज़ अज्यूम कर लेता हूँ, कुछ एग्जाम्पल अपने वैल्यूज़ ले लेता हूँ जिसके बेसिस पे मुझे थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो आई होप आपको भी थोड़ा वैसे ज़्यादा समझ में आएगा। अब मान लो कि मैं कहता हूँ कि पी की वैल्यू है 3 और ए की वैल्यू है 6। ठीक है, अज्यूम किया मैंने, ये मेरा सिर्फ एक अजम्पशन है, ये अज्यूम किया है मैंने। ठीक है, कि P की वैल्यू मैं 3 ले लेता हूँ, A की वैल्यू मैं 6 ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैं 6 को कैसे लिख सकता हूँ, मैं 6 को लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 3, बराबर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में किसकी बात की है, क्वेश्चन में बात की है ए स्क्वायर की, मतलब 6 स्क्वायर की बात की है ना, तो हमें 6 स्क्वायर के फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, अब अगर 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, तो 6 स्क्वायर को मैं कैसे लिखूंगा, जो भी चीज़ यहाँ पे है उसको मैं उसी से एक बार मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, बराबर। मतलब ये साइड का मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब इस बात पे एक बहुत ही खास ध्यान देना कि ये जो फैक्टर्स है ना, ये जो फैक्टर्स हैं ये हमारे पास आए कहाँ से, ये 6 स्क्वायर में 2 टाइम्स 3 इंटू 2 टाइम्स 3 आया कहाँ से, ये आया यहाँ से। ठीक है, हमने इसको लिया हमने और इसका स्क्वायर यहाँ पे कर दिया। ठीक है, नाउ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, वो गारंटी करता है कि 3 अगर इसके फैक्टर्स के लिस्ट में है तो वो हमेशा 6 स्क्वायर को डिवाइड करेगा, या 3 हमेशा 6 स्क्वायर का फैक्टर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन वंस अगेन ये 3 हमारे पास आया कहाँ से, ठीक है, ये 3 हमारे पास आया कहाँ से, अरे यहीं से तो आया ना, यहीं से तो आया ना। मतलब ये ए स्क्वायर का जो ये फैक्टर है वो आया कहाँ से, वो ए के फैक्टर्स में ही तो आया ना, बराबर। हमने ए को देखा, ए स्क्वायर किया, तो उसके जो फैक्टर्स थे उसका भी स्क्वायर करना पड़ा ना, बराबर। तो ए स्क्वायर का जो फैक्टर है वो आया कहाँ से हमारे पास, वो ए से आया ना, समझो। सो वेयर डिड वी गेट दिस पी इन ए स्क्वायर फ्रॉम, तो ये पी जो है ए स्क्वायर का ये कहाँ से मिला था, ये मिला था ए के फैक्टर से। ठीक है, इट केम फ्रॉम 6, यानी कि हमारे ए से आया। ठीक है, तो इस बात से हम क्या समझ सकते हैं, इफ 3 डिवाइड्स 6 स्क्वायर इट मस्ट बी दैट 3 डिवाइड्स 6। मतलब इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर तो p डेफिनेटली क्या होगा, तो p डेफिनेटली a का भी फैक्टर होगा ही होगा। ठीक है, समझा इतना। अब जो हमने सो फार सीखा है इसके बेसिस पे थोड़े बहुत कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई ने अपने वेबसाइट पे रिलीज़ किए थे। एक बार हम उनको देख लेते हैं, ये देखने के लिए कि हमने ये कंसेप्ट को ट्रूली समझा भी है कि नहीं समझा। अब ये देखो, ये मेरे पास है कॉम्पिटेंसी फोकस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी कि CFPQ। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप भले गूगल कर सकते हो CFPQs बाय सीबीएसई, आपको वेबसाइट मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, अब उसमें पहला क्वेश्चन है, लेट P बी अ प्राइम नंबर एंड K बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इफ P डिवाइड्स K स्क्वायर देन विच ऑफ दीज इज डेफिनेटली डिविजिबल बाय P। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बात यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे डिविजिबल का मतलब है कंप्लीटली डिविजिबल। मतलब अगर समझो मैंने 1 को 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 0.5 आ रहा है ना। ठीक है, इस केस की हम लोग बात नहीं कर रहे, ऐसे नंबर्स की हम लोग बात नहीं कर रहे। ठीक है, हम लोग ऐसे नंबर्स की बात करें कि आपने 4 को 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 4 आया, ये 0 आ गया। हम लोग ऐसे नंबर्स की बात कर रहे हैं, ऐसे केसेस की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे बोला है कि P डिवाइड्स K स्क्वायर, तो इनमें से कौन कौन P से डिविजिबल है। ठीक है, इनमें से कौन कौन P से डिविजिबल है। ठीक है, मान लेते हैं P की वैल्यू क्या है 3, मान लो P की वैल्यू क्या है 3 और K स्क्वायर एक नंबर है जो कि नंबर है 36। ठीक है, तो K क्या हो गया, K हो गया 6। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं कि 36
में 3 एक उसका फैक्टर है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि 36 का 3 एक फैक्टर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 3 जो है वो 6 का भी तो फैक्टर होगा ना, ठीक है। अभी तो हमने देखा इफ p डिवाइड्स k स्क्वायर देन p डेफिनेटली डिवाइड्स k, ठीक है। तो p डिवाइड्स k ये तो डेफिनेटली ट्रू है, ये तो हमने अभी अभी देखा, ठीक है। अगेन वंस अगेन इसका मतलब क्या कि 3 अगर 36 का एक फैक्टर है तो 3 क्या होगा, वो 6 का भी तो फैक्टर होगा ही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, मतलब ये केस तो ट्रू है, के वाला केस तो डेफिनेटली ट्रू है, ठीक है। उसके बाद मुझे दिया 7 के। अब अगर मैं के की वैल्यू लेता हूँ 6 तो 7 के हो गया 42, ठीक है। अब मुझे पूछा है कि 3 42 को डिवाइड करेगा या नहीं, मतलब 3 42 का एक फैक्टर होगा या नहीं, होगा ना। अगर 3 जो है मेरा वो इसका फैक्टर है तो वो इसका भी तो फैक्टर होगा ही होगा ना डेफिनेटली, समझा। मतलब अब कंसेप्ट देखो यहाँ पे कि इफ p डिवाइड्स k स्क्वायर तो p उस नंबर को तो डिवाइड कर ही रहा है, लेकिन उस नंबर के सारे मल्टीपल्स को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 1k 2k 3k 4k 5k 6k 7k उसके सारे मल्टीपल्स को भी डिवाइड करेगा। तो जो हमने थ्योरम देखा ना कि p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, ये थ्योरम को हम आगे भी बोल सकते हैं कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, p आल्सो डिवाइड्स मल्टीपल्स ऑफ a, ठीक है। इतना समझा, बस वही कंसेप्ट आपको यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको मल्टीपल्स की बात समझ में आती है या नहीं आती है, ठीक है। वंस अगेन अगर 3 6 का एक फैक्टर है तो 3 42 का भी एक फैक्टर होगा ही होगा, ठीक है। समझा, इतना आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब मुझे इसके पावर्स की बात की है, के क्यूब की बात की है। हमारे केस में हमने के की वैल्यू क्या ली है, 6 ली है, तो के क्यूब क्या हो गया, वो हो गया 216, ठीक है। अब अगर 36 के फैक्टर्स में 3 आ रहा है, 6 के फैक्टर्स में 3 आ रहा है, तो 206 के फैक्टर्स में भी तो 3 आएगा ही आएगा ना, ठीक है। क्योंकि 216 क्या है, ये है 6 इंटू 6 इंटू 6, तो इसके फैक्टर्स में 3 तो आएगा ही आएगा ना। मैं हर एक नंबर को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ भी तो 3 आएगा ही आएगा ना, ठीक है। अब वो थियरम जो हमने सीखा ना, अब उसको कंप्लीटली एक बार पूरा करते हैं। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, then p divides multiples of a and p also divides any powers of a, ठीक है। मतलब k स्क्वायर हो गया, k क्यूब हो गया, k रेस्ट 4 हो गया, k रेस्ट 5 हो गया, उनके फैक्टर्स में भी p आएगा ही आएगा, समझा इतना, करे आगे। मतलब ये जो 3 केसेस हैं, मुझसे पूछा है कि इनमें से कौन कौन p से डेफिनेटली डिविजिबल है, ठीक है। तो ये हमने देखा डिविजिबल है, ये हमने देखा डिविजिबल है, ये हमने देखा डिविजिबल है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। मान लो मैंने k को ले लिया 3, ठीक है, मैंने k को ले लिया 3, तो k/2 क्या हो जाएगा, k/2 क्या हो जाएगा, k/2 हो जाएगा 1.5, ठीक है। अब 1.5 की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या, हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, वो पॉजिटिव में आएगा, वो पॉजिटिव इंटीजर है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोग इन केसेस की बात कर रहे हैं जहाँ पे नंबर्स कंप्लीटली डिविजिबल हैं, मतलब ऐसे कुछ भी नहीं आना चाहिए। देखा, मैंने आपको बोला था ना कि ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं आना चाहिए। मतलब अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, फिर 0। इसकी बात नहीं कर रहे हम लोग, ऐसे केसेस की बात नहीं कर रहे। मुझे चाहिए कि नंबर क्या होना चाहिए, कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। जो भी इसका क्वोशंट है ये पॉइंट में या डेसिमल में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि p जो है वो k/2 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक है, क्योंकि अगर k की वैल्यू कुछ ऐसे ऑड नंबर होती है फॉर एग्जांपल, तो k/2 विल नॉट बी डिविजिबल बाय p, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो केस है ये ट्रू है, ये ट्रू है और सिर्फ ये ट्रू है, मतलब ये तीनों केसेस जो हैं वो सिर्फ वही ट्रू है। मतलब हमारा ऑप्शन जो 3 है वो सही होगा, ओनली k 7k एंड k क्यूब। समझा इतना, बड़े आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रूट n इज अ नेचुरल नंबर सच दैट n मोर देन 1, ठीक है। यहाँ पे रूट n जो है वो एक नेचुरल नंबर दिया हुआ है, समझा इतना। n तो मुझे दिया ही हुआ है कि वो मोर देन 1 है, लेकिन रूट n क्या है, वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे पूछा है विच ऑफ दिस कैन डेफिनेटली बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। अगर रूट n एक नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू मोर देन 1 है, तो इनमें से किन ऑप्शंस को मैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स दिखा सकता हूँ। अगेन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स दिखाना मतलब सिंपली ऐसे कि मेरे पास नंबर है तो उसको मैंने ऐसे दिखा दिया, मतलब 4 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब देखो, मुझे बोला है n मोर देन 1, ठीक है। अगर n की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो रूट n की भी तो वैल्यू 1 से ज्यादा ही होगी ना। अगर n को छोटी से छोटी वैल्यू में अगर n की ले लेता हूं तो वो हो जाएगी 2, ठीक है। अगर मैं 2 का स्क्वायर रूट ले लूंगा तो 2 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1.41, ठीक है। उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1.41, तो ठीक है, वो तो 1 से तो बड़ा ही होगा ना। मतलब अगर n 1 से बड़ा है तो रूट n क्या होगा, डेफिनेटली 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो और रूट n क्या बोला है, और रूट n मुझे बोला है वो एक नेचुरल नंबर है,
ठीक है। तो मतलब रूट एन के बारे में क्या बोल सकता हूं मैं बोल सकता हूं कि रूट एन इज अ नेचुरल नंबर मोर देन वन। ठीक है, इतना समझा। रूट एन के बारे में क्या बोल सकते हैं, रूट एन इज अ नेचुरल नंबर मोर देन वन। ठीक है, तो अब ये जो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देखा ना, ये एक्चुअली जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ ना, ये कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ये मतलब आपको जो टेक्स्ट बुक में सम्स सिखाए जा रहे हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिया है, बट हमारा जो एक्चुअल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है ना, वो क्या कहता है कि एनी नेचुरल नंबर मोर देन वन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, हमारा जो थ्योरम टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उसमें स्पेसिफिकली कंपोजिट नंबर्स की बात की गई है। ठीक है, मतलब उसमें प्राइम नंबर्स को एक्सक्लूड किया है। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो किसी भी नेचुरल नंबर की बात करता है। ठीक है, तो हमारे टेक्स्ट बुक में से अलग क्यों है, हम लोग सिर्फ कंपोजिट नंबर्स की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग प्राइम नंबर्स को हमारे चैप्टर में देख ही नहीं रहे। हम लोग प्राइम नंबर्स को क्या ही एक्सप्रेस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, वो तो खुद प्राइम है ना, उसे हम लोग क्या एक्सप्रेस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। अगर मैं 5 की बात करता हूं तो 5 के फैक्टर्स क्या है, 5 इंटू 1। ठीक है, तो 5 खुद एक प्रोडक्ट है ना किसी प्राइम का, तो उनकी बात हम लोग करेंगे ही नहीं। इसलिए उन्होंने थियरम को थोड़ा मॉडिफाई करके इंस्टेड ऑफ टेलिंग यू दैट एवरी नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, आपको सिर्फ क्या दिया हुआ है, एवरी कंपोजिट नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, वेयर इन द एक्चुअल थियरम ये क्या है, एवरी नेचुरल नंबर मोर देन वन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, और हमने जैसे अभी यहाँ पे प्रूव किया, रूट एन क्या है, नेचुरल नंबर है, और रूट एन क्या है, उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो रूट एन कैन डेफिनेटली बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, तो रूट एन को भी हम लोग उस तरीके से मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। समझा इतना? नेक्स्ट करें। ठीक है, उसके बाद मेरा दूसरा ऑप्शन है एन की बात करें कि एन को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में दिखा सकते हैं क्या। अरे एन क्या है, हम लोग को दिया हुआ है कि एन मोर देन वन। ठीक है, तो मतलब एन डेफिनेटली एक नेचुरल नंबर है और उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा दी हुई है। अगेन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है, एवरी नेचुरल नंबर मोर देन वन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो एन तो डेफिनेटली मैं मानूंगा ही मानूंगा दैट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, उसके बाद लास्ट ऑप्शन है रूट एन बाय टू। ठीक है, अब रूट एन बाय टू देखो, रूट एन बाय टू जरूरी नहीं है कि वो एक नेचुरल नंबर। ठीक है, मुझे रूट एन दिया है कि नेचुरल नंबर है, लेकिन जब मैंने उसको डिवाइड किया 2 से तो जरूरी नहीं है कि वो भी एक नेचुरल नंबर ही आए। ठीक है, हो सकता है कि एन की वैल्यू है 9। ठीक है, तो रूट एन क्या हो जाएगा, रूट एन बन जाएगा 3। ठीक है, तो रूट एन बाय टू क्या बन जाएगा, 3 डिवाइड बाय 2 यानी कि 1.5 बन जाएगा। ठीक है, अब 1.5 को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, एनी नेचुरल नंबर मोर देन वन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। 1.5 नेचुरल नंबर्स के सेट में या नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में नहीं आता, तो इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो मतलब मैं रूट एन बाय टू के लिए क्या बोल सकता हूं कि रूट एन बाय टू कैन ऑल्सो नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब रूट एन बाय टू को भी हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के एक्सप्रेशन में नहीं दिखा सकते। समझा इतना? नेक्स्ट, द HCF ऑफ k एंड 93 इज 31। मतलब दो नंबर है मेरे पास, एक है k, दूसरा है 93, उन दोनों का HCF है 31। ठीक है, जहाँ पे k क्या है, k एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, विच ऑफ दीज कैन बी ट्रू फॉर सम वैल्यूज ऑफ k, मतलब k के कुछ ऐसे वैल्यूज आएंगे जिनमें इनमें से कुछ केसेस ट्रू होंगे, k के कुछ वैल्यूज ऐसे आएंगे जहाँ पे ये केसेस में से कोई केस ट्रू नहीं होगा। ठीक है, तो इनमें से कौन से ऐसे केसेस हैं जो सम वैल्यूज ऑफ k के लिए ट्रू हो सकते हैं, कैन बी ट्रू। ठीक है, अब पहले तो मुझे दो नंबर जो दिए हुए k एंड 93, उनको हम लोग फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, 93 को मैंने फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा, 3 एंड 31। उसके बाद k का मुझे फैक्टर नहीं पता, k तो मुझे नंबर पता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर k और 93 का एक कॉमन फैक्टर जो है वो 31 है, तो मतलब k के फैक्टर्स में कोई एक फैक्टर तो 31 तो आएगा ही आएगा ना। दूसरा फैक्टर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो बाहर में जाए, दूसरा फैक्टर कुछ भी हो सकता है, बट उसका एक फैक्टर डेफिनेटली 31 तो है ही है ना, तभी तो दोनों में वो कॉमन आया ना। ठीक है, तो अब मुझसे पूछा है पहला, k इज अ मल्टीपल ऑफ 31, क्या ये हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है ना, कि डेफिनेटली क्या है, वो 31 का मल्टीपल है ना। यहाँ पे a की वैल्यू 1 हो सकती है, यहाँ पे a की वैल्यू 2 हो सकती है, यहाँ पे a की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, मतलब k क्या है, 31 का एक मल्टीपल है ना, 31 की टेबल में आता है ना। समझा, इतना समझा? तो ये मेरा जो केस है ये ट्रू होगा। ठीक है, दूसरा केस, k इज अ मल्टीपल ऑफ 93। ठीक है, अगर, अब देखो, अगर मैं बोलता हूं कि k क्या है, 93 का मल्टीपल है, अब इसका मतलब क्या कि k जो है वो 93 के टेबल में आता है।
ठीक है। तो अगर मैं मान लूँ कि k जो है 93 के टेबल में आता है, तो k की छोटी से छोटी वैल्यू क्या होगी? वो होगी 93 इंटू 1, मतलब k की छोटी से छोटी वैल्यू क्या होगी? 93। ठीक है। तो अगर ऐसा केस मेरे पास आया, अगर ऐसा केस मेरे पास आएगा, अगर k की वैल्यू मेरे पास छोटे से छोटी वैल्यू है 93, ठीक है, तो 2 मिनट पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो दो मेरे पास नंबर्स हैं 93 और k, ठीक है, उनके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 93 के फैक्टर्स को समझो मैंने ऐसे लिख दिया, 93 इंटू 1, ठीक है। और k के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, मतलब k क्या है? 93 के मल्टीपल्स है, तो वो हो जाएगा 93, फिर 186 एंड सो ऑन, मतलब 93 इंटू 1, 93 इंटू 2, 93 इंटू 3 एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब छोटा से छोटा कॉमन फैक्टर वो क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरा क्या हो जाएगा? अब ये नंबर तो सारे बड़े हो गए 93 से, और यहाँ पे 93 के अलावा और कोई नंबर है नहीं, ठीक है। तो इस केस में और इसमें यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन मिलेगा नहीं, यहाँ पे कुछ भी कॉमन मिलेगा नहीं, तो मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बन जाएगा? मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा 93, ठीक है। लेकिन मुझे क्या बोला है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? वो है 31, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि डेफिनेटली के 93 का तो मल्टीपल नहीं है, क्योंकि मेरा अगर 93 का मल्टीपल आया के, तो मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 93 हो जाएगा, ना कि 31। थर्ड, के इज एन इवन नंबर। अब देखो k क्या है? 31 का एक मल्टीपल है, ठीक है। तो अगर a की वैल्यू 1 आती है तो k क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। लेकिन अगर a की वैल्यू 2 हुई तो, अगर a की वैल्यू 2 हुई तो ये हो जाएगा 31 टाइम्स 2, मतलब कितना हो जाएगा? 62, ठीक है। तो क्या k एक इवन नंबर हो सकता है क्या? हो सकता है ना, इट कैन बी 62। हमें नहीं पता कि वो गारंटीड 62 है या नहीं, ठीक है, लेकिन क्या वो एक इवन नंबर, क्या वो 62 हो सकता है क्या? हो सकता है, इट कैन बी ट्रू, ठीक है, समझा। तो ये केस भी डेफिनेटली क्या है? ट्रू है। अब फोर्थ केस देखते हैं, k इज एन ऑड नंबर। क्या k एक ऑड नंबर हो सकता है क्या? मान लो यहाँ पे a की वैल्यू है 1, ठीक है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 31 टाइम्स 1, मतलब k की वैल्यू क्या हो गई? k की वैल्यू हो गई 31, बराबर। तो k की वैल्यू एक ऑड नंबर भी हो सकती है ना, ठीक है, इट कैन बी ट्रू। अगेन गारंटी नहीं पता कि वो है या नहीं है, यहाँ पे पूछा है कैन इट बी ट्रू फॉर सम वैल्यूज ऑफ k, तो हाँ, अगर मैं k का वैल्यू 31 ले लेता हूँ तो वो डेफिनेटली इस केस में हो सकता है, जहाँ पे 93 और k का कॉमन फैक्टर क्या रहेगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 31 भी रहेगा और k एक ऑड नंबर भी आएगा, सो दिस केस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है? हमने देखा पहली बात तो कि ये केस जो है ये ट्रू है, ठीक है। सेकंड केस जो है वो फॉल्स है, थर्ड केस ट्रू है, फोर्थ केस ट्रू है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ओनली 1, 3 एंड 4, यहाँ पे हमारे आंसर्स में क्या हो जाएगा? ओनली 1, 3 एंड 4। समझा इतना? आई होप आपको मेरे साथ ये आंसर्स करने में मज़ा आया। अभी के लिए इतना ही, बाकी के लिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट।